गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनीता उपाध्याय है और मैं कलेक्टर कॉलोनी म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाती हूँ। और हमने लास्ट टाइम प्रकीर्ण प्रश्न मैथ्स 1 का प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 7 जो है उसका प्रश्न क्रमांक 5 से 8 देखा है। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 देखेंगे बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा है वो तो पूरा फिलअप है, एमसीक्यू है, आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो हम लोग एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे और उसमें कैसे आपको आंसर चूज करना है वो मैं आपको बताते जाऊंगी। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 है, सही विकल्प चुनो। ठीक है, सही विकल्प चुनो। इसका पहला प्रश्न है, इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है। पहला है, निम्नलिखित कौन सा प्रेक्षण प्राथमिक आंकड़ा नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित कौन सा प्रेक्षण प्राथमिक आंकड़ा नहीं है। अब आप लोगों को जब ये टॉपिक एक्सप्लेन किया गया होगा, इसका एक्सप्लेनेटरी पार्ट किसी और टीचर ने आप लोगों को एक्सप्लेन किया होगा बच्चों, तो उन्होंने बताया होगा कि प्राथमिक आंकड़ा क्या होता है। तो यहाँ पे कुछ आप लोगों को एग्जाम्पल दिए गए हैं। ए है, कक्षा में जाकर विद्यार्थियों की उपस्थिति की जानकारी एकत्रित करना। ठीक है, कक्षा में जाकर विद्यार्थियों की उपस्थिति की जानकारी प्राप्त करना। दूसरा ऑप्शन है इसमें, ये था ऑप्शन ए। ऑप्शन बी इसमें है, प्रत्येक घर तक जाकर वहां के व्यक्तियों की संख्या एकत्रित करना। ठीक है, प्रत्येक घर में जाकर व्यक्तियों की संख्या एकत्रित करना, व्यक्तियों की संख्या एकत्रित करना। ओके, उसके बाद इसमें सी ऑप्शन जो है, लेखपाल के पास जाकर गांव के प्रत्येक किसान द्वारा, अब देखिए जरा, लेखपाल के पास जाकर प्रत्येक किसान द्वारा, गांव के प्रत्येक किसान द्वारा की गई सोयाबीन की खेती। ठीक है, प्रत्येक किसान द्वारा की गई सोयाबीन की खेती इसमें आप लोगों को समझना होगा, इसलिए मैं सारे ऑप्शंस लिख रही हूँ बच्चों। सोयाबीन की खेती के खेतों का क्षेत्रफल। ओके, क्षेत्रफल नोट करना। उसके बाद इसमें लास्ट ऑप्शन है, नाले की स्वच्छता की जानकारी नाले तक जाकर एकत्रित करना। ओके, नाले की स्वच्छता नाले तक जाकर एकत्रित करना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो ऑप्शंस आप लोगों को दिए गए हैं उन ऑप्शंस में से हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लास्ट वाले से, कि नाले की स्वच्छता की जानकारी नाले तक जाकर एकत्रित करना। तो क्या ये नाले की स्वच्छता की जानकारी जो होगी वो आप कोई नंबर में आप लिख पाओगे क्या, ये या कोई आप सही आंकड़ा यहाँ पर दे पाओगे कि कितना साफ है ये नाला,
ये जानकारी देना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो यहाँ पर जो नाले की स्वच्छता की जानकारी नाले तक जाकर एकत्रित करना है, ये वाला ऑप्शन तो इसमें नहीं आएगा। ओके, फिर उसके बाद है लेखपाल के पास जाकर प्रत्येक किसान द्वारा की गई सोयाबीन की खेती के खेतों का क्षेत्रफल नोट करना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको लेखपाल जो है, लेखपाल के पास सारा हिसाब किताब होता है कि कौन से किसान की कितनी खेती है, तो उसके पास जाकर के आपको क्या करना है, वहां पर प्रत्येक किसान की जो सोयाबीन की खेती उसका क्षेत्रफल कितना है। अभी जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल एक प्रॉपर आपको नंबर देगा, इससे जो आंकड़ा आपको मिलेगा, ये आंकड़े से आप ये बता सकते हो कि इस खेत में, इस खेत का क्षेत्रफल कितना है। तो यहाँ पर आपको एक प्रॉपर आंकड़ा मिल रहा है, इसीलिए ये वाला जो विकल्प है बच्चों, यहाँ पर आपको प्राथमिक आंकड़ा, लेकिन आपको इन सारे प्रेक्षणों में से बताना है कि प्राथमिक आंकड़ा किसमें नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें तो आपको प्राथमिक आंकड़ा मिल रहा है। अब उसके बाद है प्रत्येक घर में जाकर व्यक्तियों की संख्या एकत्रित करना। तो बाकी सब में आपको जो है आंकड़ा नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जो आपका प्राथमिक आंकड़ा होगा वो आप एकत्रित नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये वाला जो ऑप्शन है इसका फर्स्ट वाले का वो ऑप्शन है। नेक्स्ट है बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2(1) का, कि वर्ग सीमा दी गई है एक आपको 25 से 35। ठीक है, वर्ग एक दिया गया, वर्ग सीमा आपको बतानी है। वर्ग है 25 से 35। अब इसकी उच्च वर्ग सीमा, उच्च वर्ग सीमा, ठीक है। अब आप लोगों को ऑप्शन दिया गया है बच्चों, ऑप्शंस है 25 है, 35 है, बहुत ही सरल सा प्रश्न है ये, 60 है और 30 है। अब आप लोग को पता है कि कोई भी वर्ग जब हम लिखते हैं बच्चों, जैसे मैंने ये वर्ग यहाँ पर लिखा है 25 से 35, तो ये जो होता है ये होती है निम्न वर्ग सीमा, पहला वाला जो नंबर लिखा गया है, और लास्ट जो नंबर होता है वो होता है उच्च वर्ग सीमा। ओके, तो यहाँ पर आपकी उच्च वर्ग सीमा क्या है, 35। फिर तीसरा प्रश्न है आपका, थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में वर्ग दिया गया है 25 से 35, उसका वर्ग मध्य ज्ञात करना है। वर्ग है 25 से 35, इसका वर्ग मध्य बताना है। ओके, अब आप लोगों को पता है वर्ग मध्य हम कैसे ज्ञात करते हैं। वर्ग मध्य ज्ञात करने के लिए 25 + 35 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, 25 + 35 डिवाइडेड बाय 2, आपको ये मिल जाएगा 60/2, ये हो गया 30। ठीक है, तो आपका वर्ग मध्य कितना आया इसका, 25 से 35 के वर्ग का वर्ग मध्य है 30। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है, ऐसी जो बच्चों प्रश्न है, मैंने यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 का 1 से लेकर 3 तक बता दिया है। बाकी आप लोग के लिए होमवर्क है वो आप लोग करिएगा। हम लोग अभी प्रश्न क्रमांक 1 का समझिए, हमने क्वेश्चन नंबर 1 का 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 1 का हमने 1 से 3 तक मैंने आपको बता दिया है। बाकी प्रश्न आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। ओके, थोड़ा आप लोग भी करेंगे तो आपको समझ में आएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर किसी कार्यालय के 20 कर्मचारियों के वेतन का माध्य, कितने कर्मचारी हैं, कर्मचारियों की संख्या कितनी है, कर्मचारी संख्या है 20 कर्मचारी हैं। इनके वेतन का माध्य आपको दिया गया है, वेतन का माध्य है 10,250 रुपए। अब उसमें कार्यालय अधीक्षक का वेतन जोड़ने पर उनके वेतन का माध्य 750 से बढ़ जाता है। ठीक है, क्या है यहाँ पर,
ये जो वेतन माध्य है 10,250, इसमें यदि आप कार्यालय अधीक्षक का वेतन जोड़ेंगे तो वेतन का माध्य जो है वो कितना बढ़ रहा है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए अधीक्षक के वेतन, अधीक्षक का वेतन कर्मचारियों के वेतन माध्य में जोड़ने पर कितना जोड़ना पड़ रहा है, देखिए इनका वेतन माध्य है 10,250 कर्मचारियों का, प्लस 750, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 11,000 रुपए। ठीक है, अब हम लोग फिर से शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। अब आप लोगों को पता है कि यहाँ पे जो आपको जानकारी सबसे पहली दी गई है वो है कि कर्मचारी संख्या, तो कर्मचारी संख्या कितनी हमारी 20 है। इन 20 कर्मचारियों का जो वेतन है उसका माध्य जो है वो 10,250 रुपए है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अगर उसी वेतन माध्य में अधीक्षक का वेतन जोड़ा जाए तो जो वेतन माध्य आएगा वो 750 रुपए से बढ़ जाता है। तो आपको करना क्या है, कार्यालय अधीक्षक का वेतन बताना है कितना है, आपको बताना है अधीक्षक का वेतन कितना होगा। ओके, क्वेश्चन मार्क। अब शुरू करते हैं, यहाँ पे दिया है 20 कर्मचारियों का, अभी तक तो ये आपको जो जानकारी दी गई थी वो मैंने लिखा है। हम लोग शुरू करते हैं, तो यहाँ पे होगा 20 कर्मचारियों का वेतन का माध्य, आपके प्रश्न में दिया है कितना है, 10,250 रुपए। उसके बाद अब आपको क्या करना है, आपको 20 कर्मचारियों का कुल वेतन भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 20 कर्मचारियों का कुल वेतन, ये हो जाएगा 10,250 गुणे 20। ठीक है, 10,250 गुणे 20, तो आपको उत्तर मिलेगा यहाँ पे ठीक है रुपए। अब आपको मैंने क्या बताया यहाँ पर कि जब आप अधीक्षक का वेतन कर्मचारियों के वेतन माध्य में जोड़ेंगे तो आपको 700 रुपए की बढ़त हो रही है, 750 की बढ़त हो रही है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि अधीक्षक का वेतन अधीक्षक के वेतन के साथ कर्मचारियों का वेतन माध्य जोड़ने पर जोड़ने पर, ये हमने पहले से किया हुआ है। ये कितना आया था हमारा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले करके रखा है 11,000 रुपए, यहाँ पे लिख लीजिए 11,000 रुपए। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे कुल संख्या कितनी है, एक तो हमारे टोटल कर्मचारी हैं 20, और ठीक है, और आपको एक बोला है अधीक्षक, कार्यालय अधीक्षक, तो मतलब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए, हमारी कुल संख्या हमको निकालनी पड़ेगी। कुल संख्या मतलब 20 कर्मचारी, कर्मचारी प्लस एक कार्यालय अधीक्षक, तो कितने जन हो गए टोटल, 21, ये हो गया 21। ठीक है, अब अब आपको करना क्या है कि टोटल 21 व्यक्तियों का जो कुल वेतन है वो ज्ञात करना है। ठीक है, कुल
21 व्यक्तियों का वेतन। अभी इसके पहले आपने 20 लोगों का वेतन ज्ञात किया था, ठीक है, तो 21 व्यक्तियों का कुल वेतन कितना हो जाएगा? यहाँ पे कुल वेतन ये हो जाएगा 21 इंटू 11,000, ठीक है, 21 गुणे 11,000, तो ये आपका उत्तर आएगा 2,31,000, ठीक है, रुपए। अब आपने निकाल लिया बच्चों 20 कर्मचारियों का कुल वेतन, और फिर आपने निकाल लिया एक 20 कर्मचारी प्लस एक अधीक्षक का। अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए अधीक्षक का वेतन के लिए आप क्या करोगे, अगर आप पूरे 21 जो लोग हैं उसमें से अगर आप 20 लोगों का वेतन निकाल दोगे तो आपको अधीक्षक का वेतन पता चल जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए आप अधीक्षक का वेतन, अधीक्षक का वेतन बराबर 2,31,000 माइनस 2,05,000, ठीक है, तो ये आएगा आपको टोटल 26,000 रुपए। ओके, तो कार्यालय के अधीक्षक का वेतन कितना हुआ, इसलिए कार्यालय अधीक्षक का वेतन हो गया, कार्यालय अधीक्षक का वेतन 26,000 रुपए है। समझ में आया बच्चों? तो इस प्रश्न में आपको करना क्या था, आपको पहले 20 कर्मचारियों का वेतन निकालना था, उसके बाद आपको 20 कर्मचारी प्लस एक कार्यालय अधीक्षक की संख्या निकालनी थी। तो आपने जब 20 कर्मचारी प्लस एक कार्यालय अधीक्षक किया, आपको टोटल संख्या मिली 21। तो अब आपने क्या किया, यहाँ पे 21 व्यक्तियों का कुल वेतन निकाल लिया। तो आपने जब 21 व्यक्तियों का कुल वेतन निकाल लिया, उन 21 व्यक्तियों का कुल वेतन जब आप 20 व्यक्तियों के कुल वेतन में से माइनस कर देंगे तो आपको कार्यालय अधीक्षक का वेतन मिल जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा सा आपको प्रश्न को समझना रहता है, इसमें सांख्यिकी बहुत ही इजी चैप्टर है। इसका तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, 9 संख्याओं का माध्य 77 है। ओके, यहाँ पे पहले लिख लीजिए जो जो जानकारी दी गई है आपको। 9 संख्याओं का माध्य आपको दिया गया है, कितना दिया है, 77। अब 9 संख्याओं का योगफल भी आपको दिया गया है। इसमें एक संख्या और जोड़ने पर माध्य में 5 की वृद्धि हो जाती है। ओके, इसमें एक संख्या और जोड़ने पर क्या होता है, 5 की वृद्धि हो जाती है। तो जोड़ी गई संख्या होगी वो ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए माध्य ज्ञात करने के लिए आपको सभी संख्याओं का योगफल भी करना होता है, ठीक है। तो आपको ये जब आपको यहाँ पे माध्य दिया गया है 77, तो आप इनका योगफल भी लिख लीजिए, क्योंकि आपको माध्य के लिए योगफल की आवश्यकता होती है, नंबर्स को टोटल ऐड करना होता है आपको। तो यहाँ पर लिख लीजिए 9 संख्याओं का योगफल, ठीक है, मतलब 9 इंटू 77, 9 इंटू 77, तो यू विल गेट द आंसर एज 693। ओके, ये आपको क्या मिला है, आपको उन 9 संख्याओं का योगफल मिला है, ठीक है। तो अब आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है कि वो कौन सी संख्या है जिसको जोड़ने पर, ठीक है, इस माध्य में जो 77 है, इसमें ऐसी कौन सी संख्या आप जोड़ेंगे
कि आपको जो ये मिलेगा, जो माध्य मिलेगा उसमें 5 की वृद्धि हो जाएगी। तो मान लीजिए कि माना वह जोड़ी गई संख्या, जोड़ी गई संख्या क्या है, x है। ओके, आपने मान लिया कि वो संख्या कौन सी है, x है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप 10 संख्या, क्योंकि क्या करना है आपको, 9 संख्याओं में एक और संख्या जोड़नी है, 9 संख्याओं में एक संख्या और जोड़नी है, तो मतलब क्या हो जाएंगी, कितनी संख्या हो जाएंगी, 10 संख्या। तो 10 संख्याओं का 10 संख्याओं का माध्य बराबर क्या होगा, 77। 9 का कितना माध्य है, 77 है, लेकिन वो अगर 10वीं संख्या, एक और संख्या जोड़ने पर जो माध्य मिलेगा उसमें कितने की बढ़ोतरी हो रही है, 5 की वृद्धि हो रही है। ओके, तो ये क्या हो गया, 77 + 5, यू विल गेट द आंसर एज 82। अब देखिए यहाँ पर आपने क्या किया था, यहाँ पर आपने जो 9 संख्याएं थी उनका योगफल भी ज्ञात किया था, क्योंकि माध्य के लिए आपको उन संख्याओं का योगफल भी पता होना चाहिए। तो हमने जब 10 संख्याओं का माध्य लिखा है तो हम इन 10 संख्याओं का योगफल भी ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखिए 10 संख्याओं का योगफल, ये बराबर कितना हो जाएगा, 10 × 82, ये हो गया 820। ठीक है, ये आपको कितना मिला, 820। अब देख लीजिए, अब आपको दिया गया है कि ये जो 77 माध्य है, ठीक है, 9 संख्याओं का माध्य 77 है, इनमें एक संख्या और जोड़ने पर माध्य में 5 की वृद्धि हो जाती है। मतलब कि वो जो संख्या है 693 + x, अब ये 693 कहाँ से आया आप लोगों को मालूम है, ये उन 9 संख्याओं का योगफल है। ठीक है, 693 उन 9 संख्याओं का योगफल है। उसमें जब आप एक संख्या वो x जोड़ते हैं तो आपको 5 की वृद्धि, मतलब कितनी, वो हो जाएगा 820। ठीक है, अब आपको क्या करना है, x ज्ञात करना है, पक्षांतर कर लीजिए, x बराबर 820, ये 693 यहाँ पे धनात्मक है, यहाँ आएगा ऋणात्मक 693, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 820 में से 693 घटा देंगे, आपको मिलेगा 127। ठीक है बच्चों, तो वो कौन सी संख्या है जिसको जोड़ने पर माध्य में 5 की वृद्धि होगी, वो संख्या है 127। ठीक है, 127 यदि आप जोड़ेंगे तो आपके माध्य में 5 की वृद्धि हो जाएगी। अब एक लास्ट क्वेश्चन है बच्चों इसका, क्वेश्चन नंबर 4। आप लोगों को अगर नहीं समझा होगा तो आप पूछ भी सकते हैं बाद में। नीचे किसी शहर का 1 माह के प्रत्येक दिन का अधिकतम तापमान दिया गया है। ठीक है, 1 माह का प्रत्येक दिन का अधिकतम तापमान दिया गया, प्रत्येक दिन का अधिकतम तापमान जो कि डिग्री सेल्सियस में है, डिग्री सेल्सियस में दिया गया है। ओके, अब सही सही वर्गों का चयन करके पहली वर्गीकृत बारंबारता सारणी तैयार करना। पहला काम जो करना है वो है वर्गीकृत बारंबारता सारणी तैयार करना है, वर्गीकृत बारंबारता सारणी बनानी है। और दूसरा, इसमें सारणी के आधार पर कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले सारणी बना लेते हैं। चलिए
जो पहले नंबर्स दिए गए हम लोग वो लिख लेते हैं यहाँ पर। 29.2, फिर 31.0, 30.3, 29.9, उसके बाद है 29.0, 30.5, 31.4, 33.2, उसके बाद है 28.1, 30.0, 30.3, 30.2, 28.5, 33.0, 34.7, उसके बाद है 32.9, 29.2, क्योंकि आपको सारा एक काउंट करना है वर्ग बना करके, इसलिए मैं ये पूरा लिख रही हूँ। 34.2, 36.8, 32.0, 32.5, 35.0, 35.5, 34.0, 32.9, 31.5, 32.5, 33.5, 29.0, 29.5। ओके, तो ये पूरा आपको ये जानकारी, कच्ची जानकारी दी गई है। ओके, तो यहाँ पे देखिए जरा, अब आपको क्या करना है, आपको वर्ग बनाना है। तो चलिए हम लोग वर्ग बना लेते हैं। नेक्स्ट पेज पर चलती हूँ। चलिए हम लोग बनाते हैं यहाँ पे वर्ग। आपको वर्गीकृत बारंबारता सारणी बनाने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ता है। वर्गीकृत बारंबारता सारणी के लिए आपको चाहिए वर्ग, उसके बाद है गणन चिन्ह, फिर है बारंबारता। ओके, तो यहाँ पे आपको देखना है कि ये जो पूरा टेम्परेचर दिया गया है, ये जो तापमान दिया गया है, ओके, ये तापमान में सबसे कम तापमान क्या है। तो अगर आप देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पे सबसे कम तापमान देखो, ये 28.1 जो है ये सबसे कम तापमान है। ठीक है, तो ये वाले को हम क्या करेंगे, इससे शुरू करते हैं। पहला हम जो अपना शुरू करेंगे तापमान का, वो ले लेते हैं 28 to 30। 28 to 30, उसके बाद 30 to 32, उसके बाद 32 to 34, सॉरी, उसके बाद है 34 to 36, और लास्ट है 36 to 38। अब हम लोग एक एक करके जब काउंट करेंगे बच्चों, जो मैंने आप लोगों को वहां पर लिखा है पूरा प्रश्न, उसमें जब आप काउंट करेंगे तो 28 से लेकर के 30 तक का जो टेम्परेचर है वो है यहाँ पर 8 बार। ओके, तो 8 बार का आप गणन चिन्ह यहाँ पे बना लीजिए।
1 2 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट है 30 से 32, तो 30 से 32 भी 8 ही है। आपको पूरा काउंट करना है वो। अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर 32 टू 34, 32 टू 34 ये भी है 8। ओके, फिर 34 टू 36, 34 टू 36 5 1 2 3 4 5 एंड लास्ट है 36 टू 38। अब इसमें से एक मैं आप लोगों को काउंट करके दिखा देती हूँ, देख लीजिए क्या था हमारा लास्ट वाला 36 टू 38। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको कहाँ पे मिल रहा है 36 टू 38 वाला। आपको एक कोई देखिए यहाँ पे मैं उसको ये कर देती हूँ, ये देखिए 36.8 देखा आप लोगों ने। तो यहाँ पे ये एक ही है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसकी बारंबारता जो लिखेंगे वो 1। ओके, 1। अब यहाँ पे आप टोटल कर लीजिए बारंबारता का, ये है n इज इक्वल टू 8 8 16 8 24 1 ये 25 25 5 30 30। ओके, टोटल कितना आया आपको 30 आ गया। अब आपको ये जो आपने सारणी बनाई है, इस सारणी के आधार पर कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जो आपका प्रश्न क्रमांक 2 है, मतलब 4 का दूसरा पार्ट है। सेकंड पार्ट में आपको इस सारणी के आधार पर कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न है वो है कितने दिनों का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस से कम है। दिनों का कितने दिनों का तापमान 34 डिग्री सेल्सियस से कम है। ओके, तो अभी सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए ये 30 डेज होते हैं टोटल, 30 महीने के 30 दिनों का यहाँ पे तापमान जो दिया गया है, ये जो दिया गया है पहला ये आपका तापमान है, राइट, तापमान। अब यहाँ पे आपको देखना क्या है कि कितने ऐसे दिन हैं जहां पर कि तापमान 34 डिग्री सेल्सियस से कम है। ओके, तो देखिए यहां तक में देखिए आप ओके, यहाँ पर ये जो दिन है वो क्या है 8 प्लस 8 प्लस 8, 8 क्या 24 दिन। ओके, तो आपको यहाँ पर लिखना है दिनों की संख्या कितनी है 24 दिन। 24 ऐसे दिन हैं जहां पर तापमान 34 डिग्री से कम है। नेक्स्ट इसमें दूसरा जो क्वेश्चन है वो है ऐसे कितने दिन हैं जिनका अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक है। बहुत ही इजी सा प्रश्न है। अब कितने दिन ऐसे बचे हैं जिनका अधिकतम तापमान या तो 34 है और या तो उससे अधिक है। तो देख लीजिए 34 या उससे अधिक मतलब ये वाला जो आपका वर्ग है, ठीक है, ये वाला वर्ग। तो इसकी बारंबारता कितनी दी गई है, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ लिखिए ऐसे दिन जिनका अधिकतम तापमान अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक है, या उससे अधिक। इसके पहले वाले प्रश्न में 34 डिग्री सेल्सियस से कम वाला पूछा था और यहाँ पे अधिक है पूछा है। ठीक है, तो देखिए कितने दिन है ऐसे 5 दिन प्लस 1 दिन, टोटल 6 दिन। ओके,
टोटल 6 दिन ऐसे हैं जिसमें तापमान जो है वो 34 डिग्री सेल्सियस था या उससे अधिक। तो आप लोगों को ये हम लोगों ने जो क्वेश्चन आज देखा वो था आपका, मैंने आपका प्रश्न क्रमांक 1 से स्टार्ट किया था, लेकिन मैंने उसके सारे बहुविकल्पी प्रश्न नहीं आप लोगों को बताए। मैंने उसमें से प्रश्न क्रमांक 1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 3 तक ही आप लोगों को बताया बच्चों, बाकी आप लोगों को हल करना है। फिर हमने क्वेश्चन नंबर 2 देखा, 3 देखा और 4 देखा। और इसके पहले वाला जो मेरा गणित का क्लास हुआ था, मैंने उसमें आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 to 8 5 से 8 प्रश्न तक मैंने हल करवाया था। तो इस तरह से हमने आज अपना पूरा प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 7 जो है, प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 7 का पूरा हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 8 जो है वो सॉल्व कर लिया है। तो अगर अभी आप लोगों को इसमें से कुछ भी पूछना हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो। मेरा यहाँ तक पढ़ाकर हो गया। अगर आप लोगों को कोई डाउट है बच्चों तो आप लोग पूछ सकते हो। कोई डाउट है बच्चों आप लोगों को? स्टूडेंट्स, यदि आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर, सर अगर बच्चों को कोई डाउट नहीं हो तो मेरा ये सेशन पूरा कंप्लीट हो गया है। या बच्चों को तो मैं बता भी सकती हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने 1 2 3 ही लिया है, तो अगर और इसमें कोई डाउट है बच्चों को तो मैं उसमें बता सकती हूँ। सर, सर अगर बच्चों को कोई डाउट हो तो आप उनको थोड़ा अनम्यूट कर देंगे तो कुछ पूछना चाहे तो बच्चे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई गेस किसी का कोई डाउट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह का प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 1 से प्रश्न क्रमांक 8 तक आपका जो है वो मैंने पिछला सेशन और ये सेशन में लेकर के आपका पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो आई होप ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है बच्चों। अगर इन केस आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर ये क्लास हम लोग खत्म कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं।